लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित व्यंग्य रचना वो ज़रा वाइफ है ना। अच्छा भोजन करने के बाद मैं अक्सर मानवतावादी हो जाता हूँ। अपना पेट भरकर मानवतावादी होने में सुविधा भी है। दूसरे के घर भोजन करने के बाद तो बड़े ऊंचे और पवित्र विचार मेरे मन में आते हैं। कुछ लोग भूखे होते हैं तब ऊंचा चिंतन होता है। तपस्वी को पेट भरने पर बदमाशी सूझती थी और खाली पेट दर्शन। मेरी प्रकृति तपस्वियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। भूखा होता हूँ तब चाट की दुकान से आगे चिंतन बढ़ता ही नहीं। खैर, इतना निश्चित है कि विचार पेट से ही पैदा होते हैं, वह भरा हो चाहे खाली। मुख्य बात है अपने पेट को पहचानना, वरना भूल तो हो सकती है। मेरे एक गांधीवादी मित्र कांग्रेस की शुद्धि के लिए साल भर में 1-2 बार उपवास कर डालते थे। हर उपवास के बाद कांग्रेस की हालत बिगड़ती ही जाती थी। वे गुस्से में अगली बार 10 की जगह 15 दिन का उपवास कर डालते। कांग्रेस की हालत ड्यूडी खराब होती जाती। मेरे समझाने से उन्होंने यह सिलसिला बंद कर दिया तो इधर कांग्रेस की हालत कुछ सुधरी। मैंने उनसे कहा उपवास से सुधार का जमाना गया, अब खाने से सुधार होता है। 1 महीने किसी दूसरे का खाकर देखो कि संस्था में कैसी वृद्धि होती है। उन्होंने कहा यानी हरामखोरी से अब तरक्की होती है। मैंने कहा शब्दों के प्रयोग के बारे में बहुत सावधान हूँ। उपवास का कोई ठिकाना नहीं। क्या पता सोमवार की शाम को उपवास रखकर सारा देश अच्छा सोचता है या बुरा। सवेरे सामने की झोपड़ी की एक स्त्री लड़की को इसलिए मार रही थी कि वह रोटी मांग रहा था। लड़के ने विचार किया कि भूख से ज़्यादा कष्ट है या मार से। उसने तय किया कि मार से ज़्यादा कष्ट है। वह भूख को लेकर माँ को गाली देता हुआ भाग गया। मैंने इन लोगों में सोमवार के उपवास की अपील का विचार करने का इरादा किया था। अब मुझे उस लड़के से डर लगता है, वह बुरी गाली देता है। मगर मैं यह बताना भूल ही जा रहा हूँ कि कैसे अच्छे विचार मेरे मन में आ रहे थे। मेरे एक दोस्त की शादी की दावत थी। मैंने उसे बधाई दी। शाबाश, तुमने वह कर दिखाया जो हमसे नहीं बना। फिर वही भोजन हुआ। आजकल किसी के घर भोजन करने में वही सुख मिलता है जो अनाज की स्मगलिंग में। खिलाने वाले को भी लगता है कि मेरे घर में सरासर चोरी हो रही है। खाकर लौटा और लेट गया। मन में महीनों से रुके ऊंचे विचार उमड़ने लगे। सोचा दुनिया का भला मैं किस तरह कर दूं। चाहता हूँ सब सुखी रहें, सारे पति पत्नी सुखी रहें, परस्पर विश्वास अटल रहे, किसी के 3 से ज़्यादा बच्चे ना हों। इन्हीं ऊंचे संकल्पों में डूबा था कि एक शरीफ आदमी आ गया। जो लेखक नौकरी नहीं करता, वह ऐसा गाय होता है जिसे कोई भी पकड़कर दुह सकता है। मैं समझ गया कि इन सज्जन को चाय के लिए दूध की ज़रूरत पड़ गई है। उनके हाथ में एक पाठ्य पुस्तक थी। कहने लगे थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, इसमें से कबीरदास के पदों का अर्थ समझा दीजिए। मैंने कहा आप क्या किसी इम्तहान में बैठ रहे हैं? वे बोले जी नहीं, वाइफ बैठ रही है। मैंने कहा लेकिन अर्थ तो आप समझ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं समझ लूँगा, फिर उन्हें समझा दूँगा। मैंने कहा वे ही क्यों नहीं समझ लेती। वे चुप हो गए। मैंने सोचा यह या तो मुझे लंपट समझता है या अपनी पत्नी को उल्टा। इसे डर है कि कभी समझाते समझाते मैं विद्यापति न समझाने लगूं। मैंने कहा देखिए आप साहित्य के विद्यार्थी कभी रहे नहीं। मैं जो समझाऊंगा आप 50% आपके पास रह सकेगा। इसमें से 25% आपकी पत्नी को आप दे पाएंगे, मगर पास होने के लिए 33% चाहिए। यानी आपके अर्थ समझाने से तो वे फेल हो जाएंगी। उन्हें तो सोचा, फिर कहा आप ठीक कहते हैं, उन्हें ही समझना चाहिए। कबीर पर तो वे राजी हो गए। मैंने धीरे से कहा इसमें विद्यापति भी तो हैं। वे सावधान हो गए, इत्तेफाक से बोले उसे जाने दिए, वह तो अश्लील है। मैं समझ गया। मन में कहा
तू क्या कबीर को भला आदमी समझता है? अरे कबीर अगर ढंग से कोई समझ ले तो विद्यापति से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मन फूला फूला फिरे जग में कैसा नाता रे, अगर ठीक से पत्नी समझ ले तो तेरी गृहस्थी ही टूट जाए। एक आचार्य हमें हिंदी काव्य पढ़ाते थे, उन्हें भी अश्लील का बहुत डर था। जहाँ भी सुंदर काव्य पंक्तियाँ आ जाती वे मुँह बना कर कहते छोड़ दो, अश्लील है। वे लड़कियों को अलग से वह अंश समझाने के लिए तत्पर रहते थे। कुछ लोगों के लिए हर सुंदरता अश्लीलता है, जो कुरूप है वही उनके लिए पवित्र है। कुरूपता के सिवा पवित्रता की कल्पना उन्हें होती ही नहीं है। मुझे एक घटना और याद आ रही है। तब हम वसुधा निकालते थे। एक दिन एक सज्जन कुछ कविताएं लेकर आए, मुझे दिखाई। मैंने पूछा आपने लिखी हैं? वे बोले नहीं, वाइफ ने लिखी हैं, ज़रा देख लीजिए। मैंने देख ली। कहा ठीक है। वे बोले तो पत्रिका में छाप दीजिए। मैंने कहा छापी नहीं जा सकती। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा कमज़ोर हैं। वे बोले तो जो खराबी है मुझे बता दीजिए, जो सुधार आप बताएंगे मैं उन्हें बता दूंगा, वे सुधार कर लेंगी। मैंने कहा यह कविता है, गणित नहीं है कि मैं सवाल हल करने की रीति बता दूं और उत्तर निकाल दूं और आप समझ लें। इसे जो लिखा है वही समझ सकता है। और वे फिर आग्रह करने लगे। मैंने कहा मैं उन्हीं को बता दूंगा। वे परेशान हुए, बोले वे कैसे आएंगी? मैंने पूछा क्यों? उनका जवाब था बात यह है कि वो ज़रा वाइफ है ना। चकराने की मेरी बारी थी। वो ज़रा वाइफ है ना। सोचा इसकी पत्नी बीमार होती होगी और डॉक्टर आता होगा तो यह स्टेथोस्कोप अपने सीने में लगवाता होगा। डॉक्टर कहता होगा मगर बीमार तो वे हैं। यह कहता होगा हाँ लेकिन मेरी ही जांच कर लीजिए। वो ज़रा वाइफ है ना। डॉक्टर कहता होगा उनकी जीभ भी देखनी है। यह जीभ निकाल देता होगा मेरी जीभ ही देख लीजिए। वो ज़रा वाइफ है ना। मैंने उनसे कहा देखो भाई ये कविताएं ले आ जाओ, पतिव्रताओं को इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी सचमुच मुश्किल में पड़ गया है। दरवाजे खुल गए हैं, सामने बहुत से रास्ते दिखने लगे हैं। इन पर बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी हैं, मगर इन पर बढ़ें कैसे, यह कठिन सवाल है। स्त्री को आगे बढ़ाने वाले कुछ अति उत्साही लोग से मेरा परिचय है। उन सब की परेशानी मैं समझता हूँ और सहानुभूति भी रखता हूँ। आगे बढ़ी हुई स्त्री के पति कहलाने का गौरव बहुत स्वस्थ और जायज़ है, मगर वह कैसे बढ़े? कुछ लोग उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे पीठ पर लाद कर आगे ले जाकर रख देना चाहते हैं। जब पट्टी खुले तो वह कहे आहा हम जो इतने आगे बढ़ गए। वैसे यह तरीका कोई बुरा नहीं, सिर्फ यही कि आदमी ज़िंदगी भर कुली का काम करता रहता है। जानता हूँ ऐसी बातें करना नाराज़गी पैदा करना है। पिछले दिनों वे लोग नाराज़ हो गए थे। एक सांस्कृतिक संस्था का वार्षिकोत्सव था, उसमें गया था। संगीत नाटक हुआ। बाद में संस्था के लोगों के साथ चाय पीते वक्त मैंने पूछा साल में कितने नाटक खेल लेते हैं? वे बोले ज़्यादा नहीं हो पाते। बात यह है कि पाठ करने के लिए स्त्रियां मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। मैंने कहा आप अपनी पत्नी को स्टेज पर ले जाइए। आप लोगों की पत्नियां अगर नाटक में काम करने लगें तो दूसरी भी आ जाएंगी। आप में से कितने की पत्नी स्टेज पर आती हैं? किसी की नहीं। मैंने कहा हमारी मुश्किल यह है कि हम हमेशा दूसरों की बेबी को खोज करते रहते हैं। दूसरे की स्टेज पर आ जाए, अपनी ना आए। दूसरे की नहीं आती तो कहते हैं कि बड़े पिछड़े हुए लोग हैं। हम पिछड़े हुए नहीं हैं, जिन्होंने उसका मुरब्बा बनाकर घर में रख छोड़ा है वे लोग नाराज़ हुए। यूँ ऊपर से कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर आँखों से वे वही कह रहे थे। वह कैसे आएगी? वो ज़रा वाइफ है ना। बात कहाँ तक चली गई और अब सिमट नहीं रही। सारा दोष उस कबीर के पद समझने वाले का है। मैं तो भोजन करके सीधे और भले विचारों में डूबा था। उसने आकर मन को बहका दिया। मुझे इन सब उलझनों से क्या मतलब, और फिर इन्हें समझना क्या आसान है?